नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास होगी राजस्थान का नदी तंत्र है, जिसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। आज जो हमारा बंगाल की खाड़ी वाली नदियां हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से बंगाल की खाड़ी की नदियां राजस्थान में अपनी भूमिका अदा करती है। तो क्लास शुरू करते हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां। हमारा सेशन ये है आज का, जो इम्पोर्टेंट सेशन है। और इसकी बात करूं मैं कि राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 16 से 17% है। ठीक है। जो अपना जल किस में लेके जाती है? अरब सागर में लेके जाती है। जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर, सॉरी, बंगाल की खाड़ी में। अब वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेके जाती है, पहले चंबल एवं उसकी सहायक, उसकी सहायक, ये सहायक की बात करूं मैं, बनास, बेडच, बनास, काली सिंध, पार्वती, सीप आदि। क्लियर? एक तो ये है। और दूसरी जो कौन है आपकी, बाण गंगा एवं उसकी सहायक। ठीक है। जो उसकी सहायक की मैं बात करूं, जैसे आपकी आती है, क्या नाम उसका, गोमती, गोमती या गोमती। ठीक है ना। इसके अलावा सूरी सावन, सूरी सावन आदि। ठीक है। ये नदियां जो है वो किसके साथ है आपके, बनास, सॉरी, बाणगंगा नदी के साथ अपना अपनी भूमिका अदा करती है। क्लियर? आगे चलते हैं, एक एक नदी पर डिस्कस करते हैं। पहली जो नदी है आपकी कौन सी है? चंबल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? चंबल। Sorry। चंबल की बात करूं मैं, उद्गम, पहले बेसिक बात, उद्गम जो होता है एमपी, एमपी में जो पड़ता है आपके महू जिला। कौन सा जिला? महू जिला। और महू जो जिला है, उस जिले में एक पर्वत श्रृंखला है, एक पर्वत श्रृंखला है, हालांकि है एमपी में, जो, क्या नाम है इस पर्वत श्रृंखला का आपको याद होगा? विंध्याचल पर्वतमाला। और इस विंध्याचल पर्वतमाला में एक पहाड़ी है जिसका नाम है जाना पाव की पहाड़ी, जाना पाओ की पहाड़ी। ठीक है। और इस जाना पाव की जो पहाड़ी है दोस्तों, वो मानपुर जिले में, सॉरी, महू जिले के मानपुर गांव में,
कौन से गांव में? मानपुर गांव में। और इस मानपुर गांव में जो है एक चोटी पड़ती है इस जानापाव की पहाड़ियों में, और उस चोटी का नाम क्या है? याद रखना, सिगार की पहाड़ी, चोटी, सिगार की चोटी। और जो इसकी ऊंचाई है वो लगभग 884 मीटर है। किससे? समुद्र तल से। क्लियर? समुद्र तल से। और इसी सिगार की पहाड़ी के निकट एक जल प्रपात है, जल प्रपात। और ये जल प्रपात कौन सा है? जिसका नाम क्या है? भदकला जलप्रपात। कौन सा? भदकला जलप्रपात। वो इस नदी पर है। तो इस तरीके से इस नदी का उद्गम होता है। और उद्गम होने के बाद में ये आपके एमपी के 4 जिलों में विस्तार बहते हुए राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से प्रवेश करती है। और इसके बाद में चित्तौड़गढ़ है, कोटा बूंदी है, सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर में बहते हुए आपके यूपी के आगरा जिले, सॉरी यूपी के जो इटावा है, जो आगरा तो पहले था, इटावा अब क्या हो चुका है, इससे अलग नया जिला बन चुका है। तो इटावा जो जिला है उसमें मुरादगंज की जगह पड़ती है, वहां पे जाके नदी यमुना में मिल जाती है। तो ये आपके सामने क्या है? उद्गम है। उसके बाद में नेक्स्ट में बात करूं इसके विस्तार की। विस्तार देखो, इसके विस्तार की मैं बात करूं किसमें? भारत में। तो इसकी कुल जो लंबाई है, कुल लंबाई वो लगभग 965 या 966 किलोमीटर है। ठीक है। कुछ किताबों में 1051 किलोमीटर भी है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है। अब ये जो आपकी जो दूरी है चंबल की, वो राजस्थान भारत के 3 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। किस तरीके से वो देखो। कौन से जिले से? महू जिले से उद्गम हुआ। ठीक है। कौन से जिले से? महू जिले से। उसके बाद में कहाँ आई है नदी? ये आपकी जो महू जिले से फिर आती है कहाँ? उज्जैन आती है। कहाँ आती है? उज्जैन। उज्जैन के बाद में फिर ये कहाँ आती है? आपकी रतलाम। और रतलाम के बाद में कहाँ आती है? मंदसौर। कहाँ आती है? मंदसौर। ठीक है। मंदसौर में बहने के बाद में ये राजस्थान में प्रवेश करती है। क्या करती है? राजस्थान में प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश। तो राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो कौन से जिले से करती है? आपका ये राजस्थान आ गया। और राजस्थान में ये प्रवेश करती है कौन से? चित्तौड़गढ़ से। ठीक है। चित्तौड़गढ़ के बाद में ये जाती है कहाँ पे? आपकी कोटा। कोटा के बाद में जाती है कहाँ आपके? बूंदी। और बूंदी के बाद में कहाँ जाती है आपके? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में जाती है कहाँ? करौली। और करौली के बाद में कहाँ जाती है? धौलपुर। ठीक है। इस तरीके से जाने के बाद में ये किसमें? यूपी में प्रवेश करती है। कौन से में? यूपी में। ठीक है। यूपी में। और यूपी में जब प्रवेश करती है तो यूपी में कहाँ?
इटावा। और इटावा में भी कहाँ ये, मुरादगंज। और मुरादगंज में ये किस नदी में जाके मिल जाती है? यमुना नदी। ठीक है। इस तरीके से आप जो हमारी चंबल नदी का जो विस्तार है वो कुछ इस तरीके से है जो आपके सामने है। क्लियर? आगे देखो। अब ये जो इसकी जो लंबाई है वो कहते हैं कि महू से लेके और उज्जैन तक इसकी लंबाई जो है, और चित्तौड़ से लेके और सवाई माधोपुर तक जो पलिया पड़ता है, पलिया तक, कहाँ तक? सवाई माधोपुर में एक जगह पड़ता है पलिया, जहाँ पार्वती नदी आके क्या होती है, मिलती है। और फिर आपके पलिया से यानी सवाई माधोपुर से लेकर कहाँ तक? धौलपुर तक। ठीक है। उसके बाद में जो है आपके मुरादगंज से, कहाँ से? मुरादगंज से आपके यूपी तक। ये इसका जो विस्तार है वो देख लेते हैं। ठीक है। लगभग 315 किलोमीटर इसका बहाव है। कितना? 315 किलोमीटर। कितना है? 315 किलोमीटर। ठीक है। किसमें? एमपी में। उज्जैन, महू, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर में इसका विस्तार लगभग 315 है। इसके बाद में ये राजस्थान में यहाँ पे 135 किलोमीटर बहती है। राजस्थान में कितनी बहती है? 135 किलोमीटर। उसके बाद में सवाई माधोपुर के पलिया से धौलपुर तक की मैं बात करूं तो ये लगभग 241 किलोमीटर बहती है। ठीक है। जो क्या करती है, ध्यान रखना है, अंतरराज्यीय सीमा बनाती है। और अंतरराज्यीय सीमा किसकी बनाती है दोस्तों? आपके राजस्थान व एमपी की। और ध्यान रखना, सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली नदी है ये। सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा कौन सी नदी बनाती है आपके? चंबल नदी बनाती है। जो आपको याद रखना है, लगभग 241 किलोमीटर के करीब ये क्या करती है, सीमा बनाती है। और लगभग 285 किलोमीटर, कितना? 285 किलोमीटर है आपके जो यूपी में है, इसका विस्तार है। तो कुछ इस तरीके से भारत के 3 राज्यों में चंबल नदी का क्या है, विस्तार है, जो मैंने आपके सामने रख दिया है। क्लियर? आगे मैं बात करूं कि जो आपकी जो अंतर्राज्यीय सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा यहां तक है। और वो जगह का नाम क्या है? पिनाहट। पिनाहट जो धौलपुर में है। अगर आपसे पूछ ले तो थोड़ा सा आप याद रखना है कि ये अंतर्राज्यीय सीमा जो 241 किलोमीटर है राजस्थान और एमपी की, वो सवाई माधोपुर के पलिया से, सवाई माधोपुर के पलिया से धौलपुर के पिनाहट तक इसकी लंबाई है अंतर्राज्यीय सीमा की, जो चंबल बनाती है। और उसकी 241 किलोमीटर लंबाई है, जो आपके सामने मैंने रख दी है। तो लंबाई हमें पता चल गई है। इसके बाद में आगे हम बात करें इसके उपनाम। उपनामों की मैं बात करूं तो इसको क्या क्या कहते हैं? एक तो कहते हैं चर्मणवती। चर्मणवती। ठीक है। एक कहते हैं सदा नीरा। एक कहते हैं राजस्थान की कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु। एक कहते हैं बारह मासी। क्या कहते हैं? बारह मासी। एक कहते हैं राथा नदी।
राथा नदी, राथा। ठीक है। और क्या कहते हैं, और भी कई नाम है वैसे तो। नित्य वाहिनी। ठीक है। ये सारे क्या है, चंबल के उपनाम है जो आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके प्रमुख बांध, राजस्थान में जो बांधों की बात करूं इस नदी पर है, बांध है। चंबल पर जो प्रमुख बांध है वो कितने, चार है। देखो, पहला बांध जो पड़ता है आपका कौन सा, गांधीनगर, सॉरी, गांधी सागर बांध। क्लियर। दूसरा है कौन सा, राणा प्रताप सागर बांध। और तीसरा है जवाहर सागर बांध। और चौथा कौन सा है, कोटा बैराज। ये चार बांध हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे हैं, चंबल नदी के ऊपर। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है। जो आप, हम एमपी जो राज्य है, एमपी में है मंदसौर। कौन सा, मंदसौर। मंदसौर। और मंदसौर में जो क्षेत्र पड़ता है, जो गांव पड़ता है, स्थान पड़ता है जहाँ पे ये है, वो पड़ता भानपुर। कौन सा, भानपुर। इस भानपुर में चंबल नदी पर कौन सा बांध है, गांधी सागर बांध है। क्लियर। इसके बाद में जो दूसरा बांध है वो राजस्थान, राजस्थान में चित्तौड़, चित्तौड़गढ़ है। और चित्तौड़गढ़ में कहा, रावत भाटा। कौन सी जगह, रावत भाटा। यहाँ पे ये बांध बना हुआ है। तीसरे बांध की मैं बात करूं, जवाहर जो सागर बांध है वो कोटा में, राजस्थान के कोटा में बोरावास स्थान पे है। कौन सा स्थान पे है, बोरावास स्थान पे है। ठीक है। और एक बांध जो है वो कौन सा है, राजस्थान में कहाँ है, कोटा शहर के अंदर है। कोटा शहर, एक तरीके से कोटा में, यानी कोटा शहर के में ये स्थित है। ठीक है। तो इस तरीके से जो चार बांध है वो आपके सामने मैंने रख दिए हैं, जो आपको याद रखने अच्छे से। क्लियर। आगे देखते हैं। उसके बारे में आगे बात करूं कि इसके बारे में, इसकी प्रमुख सहायक नदियों के नाम। प्रमुख सहायक नदियां, जो चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो देखो, एक तो मैं बात करूं दाई ओर से, दाई ओर की सहायक नदियां। ठीक है। वो कौन सी है, जैसे कि मैं बात करूं आपकी काली सिंध, काली सिंध। कौन सी है, काली सिंध। इस नदी की जो सहायक नदियां हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। और काली सिंध के बारे में बात करूं, जैसे कि अब काली सिंध की सहायक कौन सी है, आहू है, जो भी इसकी सहायक है, आहू। और काली सिंध की एक सहायक है कि काली सिंध अपना जल लेके जाएगी किसमें, आपके चंबल में। और काली सिंध की कौन सी सहायक नदी है, आहू है। और आहू के बाद में कौन सी है, परवन है। ठीक है, परवन। और इसके अलावा, परवन के अलावा मैं बात करूं आपकी, जैसे कि चंद्रभागा है। कौन सी है, चंद्रभागा। ठीक है, चंद्रभागा है। और इसके अलावा मैं बात करूं, निमाज है। निमाज परवन के सहायक है। कौन सी, निमाज। इस तरीके से। तो इसमें कहीं ना कहीं ये नदियां इसमें आके मिलती है। इसके अलावा आपके
पार्वती है। कौन सी है? पार्वती है, जो आपको याद रखनी है। और एक आपके करौली के पास आती है कुन्नू नदी। कौन सी नदी? कुन्नू नदी, जो इसकी सहायक नदी मानी जाती है। ठीक है। इसके बारे में मैं बात करूं कि इसके जो एग्जाम्पल के रूप में मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी नदियां इसकी सहायक है। ठीक है। अब मैं बात करूं दाईं ओर से तो हो गई, तो बाईं ओर से, बाईं ओर की, और बाईं ओर की कौन सी नदियां हैं? जैसे कि मैं बात करूं बनास, और बनास की जैसे कि मैं सहायक की बात करूं तो बेड़च। ठीक है ना। और बेड़च की जो सहायक है वो कौन सी? गंभीरी। ठीक है। ऐसे गंभीरी की भी सहायक है वैसे तो बहुत ज्यादा। इसके अलावा मैनाल। ठीक है। बहुत सारी नदियां हैं जो मैं बात करूं इसके बारे में, जैसे कि बनास की और मैं बात करूं, जैसे कोठारी, डाई। बहुत सारी। बनास के बाद में आपकी जो अगली जो सहायक नदी है वो मेज नदी है। कौन सी नदी है? मेज नदी। और मेज नदी के बाद में अगली सहायक है आपकी कौन सी? जैसे कि मैं बात करूं सीप नदी। कौन सी नदी? सीप नदी। सीप, फिर है कौन सी? बामणी नदी। तो ऐसे बहुत सारी सहायक नदियां हैं किसकी? हमारी चंबल के। और चंबल में भी जो सहायक है उनकी भी कोई सहायक है, और जो सहायक है उनकी भी कोई सहायक है। तो एक क्या बन गया? एक जाल बन गया, एक तंत्र बन गया। और इसी को क्या कहते हैं? अफवाह तंत्र, या नदी अफवाह तंत्र कहते हैं इसको। क्योंकि ये एक ना एक कोई नाला हो गया, कोई नदी हो गई, तो आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाती है, और मिलकर एक बड़ी नदी में जाकर मिलती है। और वो बड़ी नदी उन्हें अपने साथ लेकर एक एक निश्चित स्थान पर ले जाकर लुप्त हो जाती है। चाहे वो बंगाल की खाड़ी की बात करूं, चाहे मैं अरब सागर की बात करूं, चाहे मैं आंतरिक प्रवाह की बात करूं, तो बात तो वही है। ठीक है। कहीं ना कहीं ये जाके क्या हो जाती? लुप्त हो जाती, या विलीन हो जाती है। क्लियर? तो ये इसकी कुछ सहायक नदियों की मैंने बात की है। ठीक है। अब इस नदी के ऊपर जो मैं बात करूं, प्रमुख जो आपके अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य, इस नदी पर कौन कौन से अभ्यारण्य हैं? जैसे याद रखना, एक तो है आपका भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। कौन सा है? भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है। जो एक तो आपकी चंबल है, ठीक है ना, जिसकी सहायक है। और एक चंबल की सहायक कौन सी है? बामणी है। चंबल और बामणी के संगम पर, किसके? इन दोनों के संगम पर कौन सा अभ्यारण्य है? भैंसरोड अभ्यारण्य। और ध्यान रखना, भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी है इसी नदी के किनारे पे, दोनों नदी। भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी है, और एक आपके शहर भी है। तो ध्यान रखना, दुर्ग पूछे कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे पे स्थित है, तो चंबल और बामनी के संगम पे। आपको अभ्यारण्य पूछे तो भी याद रखना है, और आपको शहर पूछे तो भी आपको याद रखना है। तीनों चीजें एक ही चीज। ठीक है। और इस नदी पर जो अगला जो अभ्यारण्य है आपके, एक अभ्यारण्य कौन सा? जवाहर सागर अभ्यारण्य, जो कहाँ है? कोटा में। ठीक है ना। और इस नाम से क्या है, इसी जगह पे बांध भी है, मोरावास में। अभी लिखवाया था, क्या है? बांध है यहाँ पे। क्लियर? और इसके अलावा मैं बात करूं और बांध और भी एक है बिल्कुल। क्या है? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। राजस्थान में इसका विस्तार 6 जिलों में है। कितने जिलों में? 6 जिलों में इसका विस्तार है। और कौन से में? आपके जो चंबल नदी जिन जिलों में बहती है राजस्थान के, उन सभी जिलों में यह अभ्यारण्य है। और वैसे राज्य की बात करूं तो 3 राज्यों में, 3 राज्यों में इसका विस्तार है। 3 राज्यों में
विस्तार है। तीनों राज्य कौन से? एमपी हो गया, राजस्थान हो गया और आपके यूपी हो गया। तो थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना। ठीक है। और मैंने बात कर ली, एक तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है इस नदी पे, और एक दुर्ग की मैं और बात करूं, एक दुर्ग तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक दुर्ग और याद रखना कि इस नदी पर एक दुर्ग और है जिसका नाम है गढ़ पैलेस। गढ़ पैलेस। और गढ़ पैलेस जिसको बोलते हैं कोटा दुर्ग, जो इस नदी पर स्थित है, जो आपको याद रखना है। तो अभ्यारण्य हो गए और प्रमुख दुर्ग हो गए। ठीक है ना। और अगर मैं शहरों की बात करूं, तो शहरों में एक तो यहाँ पे कोटा शहर चंबल नदी पर है। कौन सा शहर? कोटा शहर। एक आपका जो है भैंसरोडगढ़, जो चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। कौन सा? भैंसरोडगढ़, जो कौन से जिले में पड़ता है? चित्तौड़ में पड़ता है। ये शहर भी यहीं स्थित है, जो मैंने अभी ऊपर बात कर ली है। इसके अलावा एक है केशव राय पाटन। केशव राय पाटन, केशव राय पाटन, जो कहाँ है? बूंदी में, वो भी यहीं पे स्थित है। और ध्यान रखना, केशव राय पाटन में ही, यहीं पे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई बार आ चुका है। चंबल नदी सर्वाधिक सर्वाधिक गहरी एवं चौड़ी, वो कहाँ पे है? केशव राय पाटन में है, जो आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर बोलना मत कि आप सर ने बताया नहीं है। ठीक है। इसके बारे में बात करूं कि इसके ऊपर एक जलप्रपात है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्या? जलप्रपात। और दोस्तों वो जो जलप्रपात है, उसका नाम क्या है? चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात। ठीक है। बहुत प्रसिद्ध जलप्रपात है। ठीक है। और ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में, भैंसरोडगढ़ में ही है। क्लियर? तो थोड़ा सा आपको ये चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर? अगर मैं बात करूं इसके बारे में, और है इसकी जो अपवाह क्षेत्र है, चंबल का अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र। ठीक है। अपवाह क्षेत्र की मैं बात करूं, तो इसका जो अपवाह क्षेत्र है, लगभग कितना है? 72,032 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। जो राजस्थान में सर्वाधिक है। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र किस नदी का है राजस्थान में, तो आपको बताना क्या है? चंबल नदी। और इसका जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र की मैं बात करूं, तो दोस्तों ध्यान रखना है क्या, इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो लगभग है, ठीक है, कितना? 29,110 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। जो कुल जल ग्रहण का, जो कुल जल ग्रहण का कितना है? 20.90, यानी लगभग 21% के करीब। और ये जो है कुल अपवाह क्षेत्र का कितना? 17.18% लगभग, जो आपको याद रखनी है दोनों परसेंटेज। क्लियर? तो ये जलग्रहण क्षेत्र है। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके चंबल बेसिन का, चंबल बेसिन क्षेत्र, इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं वो इंपॉर्टेंट है, और वो सर्वाधिक किसमें है वो भी मायने रखता है। अगर मैं बात करूं जैसे कि बारां, चित्तौड़, बारां, चित्तौड़, बूंदी, भीलवाड़ा, बूंदी, भीलवाड़ा। ठीक है। इसके बाद में आपका आता है, बूंदी भीलवाड़ा के बाद में धौलपुर है, करौली, सवाई माधोपुर है। ठीक है।
वो जिले तो हैं जहाँ पे ये बहती है। इसके अलावा और भी कुछ जिले हैं जहाँ पे इसकी ये अपनी भूमिका निभाती है, ठीक है ना। यानी झालावाड़, टोंक, ठीक है। इसके अलावा आपके कोटा, ठीक है। तो लगभग ये इन जिलों में क्या है। और एक आपका आता है प्रतापगढ़ आता है, ठीक है ना। तो इन जिलों में क्या है, ये चंबल नदी का बेसिन है, जो आपको याद रखना है, क्लियर। तो इसके अलावा मैंने आपसे बात की थी कि सर्वाधिक गहरी और सर्वाधिक चौड़ी आपके कहाँ है, केशव राय पाटन बूंदी में है, जो आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं इस नदी के किनारे कोटा में, इस नदी के किनारे कोटा में झूलता हुआ पुल, जिसे क्या कहते हैं, हैंगिंग ब्रिज, स्थित है इस नदी पर, कोटा शहर के अंदर, जो आपको याद रखना है, क्लियर। अब मैं बात करूं इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों की, कि हमने चंबल के बारे में बात कर ली, इसकी सहायक नदियों के नाम बात कर लिए, और इसके बारे में हमने डिटेल में बात की कि कौन कौन सी नदियां इसकी सहायक है, ठीक है। हालांकि हम एक एक नदी को पढ़ेंगे आगे, डायग्राम में मैं आपको समझाऊंगा। बाकी जो नदियों को एक एक करके हम पढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं इसकी कुछ बातों की, मैं बात करूं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करूं, यानी तथ्य पहले। जैसे कि तथ्यों की मैं बात करूं, क्या, कि एक तो ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, पहली चीज। दूसरी बात करूं मैं, राजस्थान की एकमात्र नदी, राजस्थान की एकमात्र नदी जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। राजस्थान की एकमात्र नदी जिसे किसमें यूनेस्को सूची में शामिल किया गया, याद रखना वो कौन सी है, चंबल नदी है, ठीक है। और इसकी बात करूं मैं कि चंबल बेसिन, चंबल बेसिन और चंबल बेसिन क्षेत्र कौन कौन सा, सवाई माधोपुर, और कौन सा, करौली, और धौलपुर, क्या कहलाता है, बीहड़, या क्या कहलाता, डांग क्षेत्र कहलाता है। इस नदी का जो ये सवाई माधोपुर करौली धौलपुर है, यहाँ पे डांग और जो बीहड़ है, ये बहुत गहरे गहरे खड्डे होते हैं, ठीक है। चंबल के डाकू के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो चंबल के डाकू पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और ये डाकू जो चंबल नदी के जो बेसिन क्षेत्र है, और इस बेसिन बेसिन क्षेत्र में बड़े बड़े गहरे गहरे खड्डे हैं, ठीक है ना। और उन खड्डों में, उन बहाव क्षेत्रों में जो गहरे खड्डे हैं, वहां पे डाकुओं का क्या है, विस्तार है, ठीक है। तो ये बीहड़ जो भूमि है, वो कितने जिलों में है, 3 जिलों में है। आपके याद रखना, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर में। इस कारण एक चीज ध्यान रखना, धौलपुर को, धौलपुर को क्या कहते हैं, आपने सुना ही होगा, क्या, कि जो धौलपुर जो जिला है, उसको क्या कहते हैं, डांग का राजा, डांग का राजा। और जो करौली है, करौली को डांग की रानी कहते हैं, क्या कहते हैं, रानी कहते हैं। जो एग्जाम में कई बार पूछ लिए गए हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। और बीहड़, अगर मैं बात करूं राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि किस नदी पर पाई जाती है, अगर मैं बात करूं
राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि वाली नदी है कौन सी? चंबल। सर्वाधिक बीहड़ कहाँ पाई जाता है? बीहड़ भूमि आपको याद रखना है। ठीक। अगली बात करूं, सर्वाधिक सतही जले, सतही जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? अपने चंबल है, याद रखना है। ठीक है। इसके बारे में जितनी बात करूं उतना कम है। अगर मैं बात करूं सर्वाधिक अवनलिकाएं, सर्वाधिक अवनलिकाएं इसी नदी पर, इसके अलावा मैं बात करूं सर्वाधिक कंदरायुक्त भूमि, प्रश्न पूछे गए हैं ध्यान रखना, सर्वाधिक कंदरायुक्त भूमि वो कहाँ है? कोटा में है। कहाँ मिलेगी? कोटा में। और इसी नदी पर, वैसे सर्वाधिक कंदरायुक्त भूमि भी चंबल में पाई जाती है, और वो भी कहाँ पाई जाती है? कोटा में पाई जाती है, जो आपको याद रखनी है। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना क्या, कि यह नदी राजस्थान में गांगेय डॉल्फिन से, सॉरी, जिसको बोलते हैं गांगेय डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे गांगे सुन से या गांगे डॉल्फिन राजस्थान में किस नदी में पाए जाते हैं, तो आपको बताना है क्या? चंबल नदी। और ये क्या होता है? जन्म से अंधा होता है ये, और इसे क्या राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? भारत सरकार द्वारा इसे क्या घोषित किया गया? राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। और वो कब किया गया? ध्यान रखना, लगभग 18 मई को। कब किया गया? 18 मई 2009 को। 18 मई 2009 को। क्लियर? बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो आपके सामने मैंने रखे हैं वैसे। और इसी नदी के किनारे धौलपुर दुर्ग भी स्थित है। ठीक है। ये थी आपकी चंबल नदी, जिसके बारे में हमने बेसिकली बात कर ली है। ठीक है ना? हालांकि याद रखना, गांगे सुम्स बहुत प्रसिद्ध है, जो राष्ट्रीय जलीय जीव है, जो 18 मई 2009 को घोषित किया गया था। और गांगे सुम्स, जिसको मैं बोलती हूँ गांगे डॉल्फिन, जो जलीय जीव के रूप में इसको संज्ञा दी गई है, वो भारत के बिहार राज्य में सर्वाधिक देखने को मिलता है। और कौन सा अभ्यारण्य है? भागलपुर अभ्यारण्य। और ये भागलपुर अभ्यारण्य बिहार में है, गंगा नदी के तट पर है। जो थोड़ा याद रखना, इंडिया लेवल पे भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने कौन सी चंबल के बारे में बात कर ली है। अब मैं इसके डायग्राम की बात कर लेता हूं, तो डायग्राम देख लेते हैं। देखो दोस्त, डायग्राम की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? याद रखना, बेसिकली एक एक चीज बता रहा हूँ। एमपी। डिटेल मैंने बता दी है। कौन सी? सिंगार चोटी, सिंगार की चोटी 884 मीटर ऊंची है समुद्र तल से, जो आपको याद रखना है। ठीक है ना? भदकला जलप्रपात है, जो मैंने आपको बता दिया है। एमपी में कौन सी पर्वतमाला? विंध्याचल। और विंध्याचल में कौन सी? जाना पाओ की पहाड़ियों से। क्लियर? और कौन सा जिला है एमपी में? एमपी में जो पड़ता है, वो कौन सा जिला पड़ता है? महू जिला। ठीक है।
महू के बाद में कहाँ जाती है? महू के बाद में कहाँ जाती है दोस्तों? ये जाती है कहाँ? उज्जैन। उज्जैन। उज्जैन के बाद में कहाँ जाती है ये? आपके रतलाम। और रतलाम के बाद में कहाँ जाती है? मंदसौर। ठीक है। और इस तरीके से ये इन जिलों में बहने के बाद में ये राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश करती है। हम एक एक चीज पे बेसिकली बात करें, देखो आगे। तो यहाँ पे एक बांध है। यहाँ पे एक बांध है। और उस बांध का नाम क्या है? मैं दे देता हूँ। राणा प्रताप सागर बांध। क्लियर? ये रहा। ये राणा प्रताप सागर बांध है। इसके बारे में मैं बात करूं, आपके जो चित्तौड़ है, क्या है? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ में आपके यहाँ पे एक बांध पड़ता है। और उस बांध का जो नाम है, उस बांध का नाम क्या है? राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। जो कहाँ है? रावत भाटा में। जो मैंने बता दिया। ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत है नहीं। इसके बाद में आपके आता है कहाँ? आपके कोटा। ठीक है। कोटा के बाद में दोस्तों ये आपका आता है बूंदी। और बूंदी के बाद में आता है कहाँ? सवाई माधोपुर। ठीक है। और सवाई माधोपुर के बाद में आता है कहाँ? करौली। और करौली के बाद में कहाँ? धौलपुर। और धौलपुर के बाद में कहाँ दोस्तों? आपको याद रखना है। धौलपुर के बाद में ये आपका जाता है आपके, कहाँ जाता है? यूपी में। और यूपी में कहाँ? इटावा। और इटावा में कहाँ? ये आपकी नदी है जिसका नाम क्या है? यमुना है नदी। और यमुना नदी कहाँ पे? यहाँ पे जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है? मुरादगंज। ठीक है। यहाँ पे जाके ये इसमें मिल जाती है। तो इसका जो विस्तार लगभग मैंने आपके सामने रख दिया है, कुछ इस तरीके से है। क्लियर? ये आपके सामने मैंने चंबल नदी का क्या है ये बताया है। इसके बारे में मैं इसकी सहायक नदियों की बात करूं, तो दोस्तों एक आपके, कौन सी नदी? आपके चित्तौड़ में एक नदी आके मिलती है यहाँ पे। ठीक है। और उस नदी का नाम क्या है? बामणी नदी। कौन सी नदी? आपके याद रखना है। बामणी नदी। ठीक है। तो चित्तौड़ में आकर इस नदी में मिल जाती है। क्लियर? ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि इन दोनों नदियों के बीच में एक दुर्ग है। बामणी और किसके बीच में? 10 मिनट। बामणी और चंबल के बीच में क्या है आपका? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। जो मैंने अभी आपको बता दिया। भैंसरोडगढ़ शहर भी मैंने आपको बताया। ठीक है। भैंसरोडगढ़ शहर भी मैंने आपको बताया। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य भी मैंने बताया आपको, जो यहाँ पड़ता है। क्लियर? इसके बाद में बामनी नदी के बाद में जो आती है, वो आती है आपके एक बूंदी में आती है, जिसका नाम क्या है? मेज नदी। कौन सी नदी? मेज नदी। मेज नदी।
जिनकी डिटेल में बात करूंगा। अभी केवल मैं इनके बारे में बता रहा हूँ कि कौन कौन सी नदी कहाँ आके मिलती है। ठीक है ना। जैसे कि ये निकलती कहाँ से, भीलवाड़ा से निकलती है। क्लियर। आगे मैं बात करूं मेज के बाद में, जो अगली आती है आपकी एक नदी है जो बहुत प्रसिद्ध नदी है, जिनके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है क्या आपकी? बाणगंगा नदी। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। और एक नदी सवाई माधोपुर से में ही इसमें आके मिलती है, चंबल में ही। ठीक है। और ये आपकी जो नदी है बाणगंगा, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। सॉरी, बाणगंगा नहीं, बनास। बनास नदी। ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है आपके? अब याद रखना कहाँ से निकलती है। राजसमंद से निकलती है। जो अभी मैं डिटेल में आपको कुछ नहीं बता रहा इसके बारे में। अगली क्लास में मैं इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है। इसके बाद में जहां ये मिलती है यहाँ पे क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम। और कहाँ बनाती है दोस्तों? ये आपको याद रखनी है कहाँ पे? रामेश्वरम नामक स्थान। रामेश्वरम नामक स्थान पर यहाँ पड़ता है कौन सा? रामेश्वरम नामक स्थान पड़ता है, जो सवाई माधोपुर में है, जहाँ पे ये त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है। इसके बारे में मैं बात करूं कि इसकी और जो सहायक नदियां हैं। ठीक है। इसके बारे में बात करूं कि इसकी इधर की सहायक की हमने बात की, तो इधर की और बात कर लेते हैं एक बार। देखो, आपकी एक जो सहायक नदी है जो एमपी से निकल के आती है, जो बहुत बड़ी नदी है। ठीक है। और कोटा के पास जाके ये मिल जाती है, जिसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे वैसे। कोटा में जाके ये मिल जाती है। ठीक है। और इस नदी का नाम क्या है? काली सिंध। ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है? एमपी से। अभी मैं केवल उद्गम किस राज्य में हो रहा है वही बता रहा हूँ। अगली क्लास में काली सिंध के बारे में, बनास के बारे में पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। क्लियर। आगे मैं बात करूं, जो काली सिंध है, ठीक है, इसमें एक तो नदी आती है, जैसे कि मैं बात करूं इज नदी। कौन सी नदी? इज नदी। एक आती है आपकी गुंजाली नदी। कौन सी नदी? गुंजाली नदी। इसके अलावा एक नदी जो आती है आपकी चंद्रभागा। पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में। इसके अलावा एक इधर से आती है आपकी, कौन सी? आहू नदी। ये भी एमपी से निकलती है। इसके अलावा एक नदी आती है आपकी क्या? परवन नदी। और इस परवन नदी के किनारे पे शेरगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ अभ्यारण्य, इसकी मैं बात करूंगा आगे क्लास में। ठीक है। और इसी परवन के जो सहायक है वो क्या है? निमाज है। निमाज नदी, जो परवन की सहायक है। आहू नदी। ठीक है। ये जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो मैंने आपके सामने रख दी है। एक नदी आती है आपके यहाँ पे, जो सवाई माधोपुर में है, और उसका नाम क्या है? पार्वती। पार्वती नदी सवाई माधोपुर में जाके मिलती है। और ये भी कहाँ से निकलती है? एमपी से निकलती है। ये नदी कौन सी है? सीप नदी है। तो जो सहायक नदियां हैं उनके ऊपर हमने चर्चा कर ली है। जितनी भी हम सहायक नदियां हैं उनके ऊपर मैंने बात कर ली है। ठीक है। एक आपकी जो करौली है, करौली का नाम सुना ही होगा। और करौली में एमपी से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है? पुन्नू नदी। जो कहाँ से आती है? एमपी से आती है। जिसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। ये क्या था आज का आपका
ये जो आपका है चंबल और उसकी सहायक नदियां, क्या है? चंबल की सहायक, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने डैम तो दो तो बता दिए, एक तो कौन सा आपका राणा प्रताप सागर मैंने बता दिया है, और एक आपका कौन सा है, सॉरी भैंसरो, राणा प्रताप सागर बता, सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों अलग, यहाँ बाय मिस्टेक अलग लिख दिया, तो थोड़ा देख लेना। यहाँ पे जो था वो कौन सा था आपका, गांधी सागर था, सॉरी दोस्तों, गांधी सागर। और दूसरा कौन सा है आपके, ये तो गांधी सागर है, ये आपका राणा प्रताप सागर। और दो बांध है आपके कोटा में, एक तो कोटा बैराज और एक आपका जवाहर सागर, ठीक है। ये जो नदी तंत्र है आपके सामने, वो चंबल और उसकी सहायक नदियों को लेकर है, जो आपको देखना और समझना है। इस नदी के जो बहाव के बारे में आज हमने बात की है, इसकी की पूरी सहायक नदियों के बारे में हमने चर्चा की है। हालांकि जो इसकी डिटेल है, अगली क्लास में हम बात करेंगे। जो चंबल की सहायक है, जैसे कौन सी है, बनास, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे डिटेल में। जैसे कि काली सिंध है, सब पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।